आज दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक कंपटीशन नजर आ रहा है, जियो इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली। दो कंट्रीज के दरमियान में एक यूनाइटेड स्टेट्स है और दूसरी तरफ चाइना है। ठीक है, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका ओवर द सेंचुरीज एक लीडिंग इकोनॉमी है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं चाइना की बात करती हूँ पर्टिकुलरली, तो चाइना मैं समझती हूँ कि एक बहुत पावरफुल नेशन, अपकमिंग नेशन है। क्यों? क्योंकि वो इमर्जिंग इकोनॉमिकली जो उनकी स्ट्रेटजीज और उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर वो इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ग्लोबली यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो रिसेंट टाइम्स में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये डिक्लेयर करते हैं या ये मानते हैं कि चाइना हैज द एबिलिटी टू सरप्लस यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ बैंक रिजर्व्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लीडरशिप एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। क्यों? क्योंकि वो आज राइज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लें, आप क्वांटम कंप्यूटिंग को ले लें, डेटा साइंस को ले लें, सेमीकंडक्टर चिप्स को ले लें। इन सब चीजों को देख के सम पीपल और सम इकोनॉमिस्ट सेड दिस के चाइना हैज द एबिलिटी टू सरप्लस यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबली। ठीक है, तो आज हम ये जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से चाइना पर्टिकुलरली एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो इतना पावरफुल है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है ना चैलेंज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उनको चैलेंज कर रहा है ग्लोबली। एक तरफ टैरिफ वॉर चल रही है, दूसरी तरफ ट्रेड वॉर चल रही है, तीसरी तरफ एक साइलेंट वॉर जो रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर चल रही है। किस तरीके से चाइना इन सब चीजों को लेके चल रहा है, इनके पीछे इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। तो सर इस सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो चाइना का नाम चेंग डायनेस्टी, जो कि 2000 साल पहले चाइना में थी, उससे जो है ना लिया गया था। और इंडिपेंडेंस से पहले अगर मैं नजर डालूं तो चाइना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने कॉलोनियलिज्म किया। जिस उस तरीके से दो चाइना को कैश नहीं किया गया, ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशंस बनाए गए, ट्रेड रिलेशंस बनाए गए, जिससे चाइना को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। फॉर एग्जांपल, चाइनीज जो इकोनॉमिस्ट थे, चाइनीज जो डेवलपर्स थे, या चाइना की जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, उनको जो है ना ड्रग्स देके उनसे जो है ना सिग्नेचर करवाए गए एग्रीमेंट्स के ऊपर, ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर, और वो कम पैसों के ऊपर जो है ना लोगों को कैपिटल और ये सब चीजें प्रोवाइड करके और ये चले जाते थे ब्रिटिशर्स। दो चाइना को इस तरीके से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो चाइना जो आज से 100 साल 50 या 60 इयर्स पहले आप कह लें कि जो पॉवर्टी का जिनके अंदर रेट 20 क्या कहते हैं 2% कह लें आप था, सॉरी 90% था, पॉवर्टी रेट 90% था। ठीक है, 40 या 50 साल पहले चाइना के अंदर, वो आज चाइना 19% जो है ना ग्लोबल जीडीपी के अंदर जो है ना इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड में अगर हिस्ट्री के बिहाफ पे आगे चलूं तो मैं ये देखूंगी कि अब ब्रिटिशर्स तो चले, ब्रिटिशर्स तो उन्होंने अपने आप का फायदा किया, वो तो हो गया। उसके बाद जो साइनो जापानीज वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है, जब जापान की तरफ से जो है ना कॉलोनियलिज्म चाइना को करने के लिए, क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म का चाइना के अंदर जो है ना राइज करने के लिए, जापानीज कंट्रोल करने के लिए जो है ना चाइना को कैश कर रहे थे, और उस वक्त भी चाइनीज पीपल ने उस चीज से सफर किया। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं तो चाइनीज रेवोल्यूशन और फिर इंडिपेंडेंस के बाद जब माओ जेडोंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 के अंदर बनाया, उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से चाइना इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पहले ही डिक्लाइन कर रहा था, मजीद डिक्लाइन हुआ उसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी मैं पॉलिसीज की बात करूं तो सोशल और इकोनॉमिक जो उनकी एक टाई थी, या उन्होंने कहा कि हम चाइना को आफ्टर इंडिपेंडेंस इन सब चीजों से हटाने के लिए एक इकोनॉमिक
राइज करने के लिए चाइना के अंदर सोशल और इकोनॉमिक एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके लिए इन्होंने कैंपेन भी चलाई, ठीक है। लेकिन उसने कहीं ना कहीं चाइना के अंदर प्रोडक्टिविटी का लेवल और इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिला। 15% ऑफ परसेंट जो प्रोडक्शन थी वो डिक्लाइन हो गई, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मो जेडोंग की जो मास्टर पॉलिसीज थी, कुछ अलग मास्टर पॉलिसीज थी। ये बात नहीं है कि उन्होंने अच्छा कोई काम नहीं किया, अच्छे काम भी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स के लिए फ्रीडम, उनके राइट्स के ऊपर बात, फिर वुमेन्स की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने इंसार किया। उसके अलावा लेकिन आप ये देखें, एक तरफ अच्छे भी हैं तो एक तरफ बुरे भी हैं। बुरे इसलिए इसरार ज्यादा है क्योंकि आप देखें चाइना का जो चाइना में फेमन आया था, ठीक है, जिसकी वजह से माओ जेडोंग के पीरियड के अंदर 50 मिलियन चाइनीज पीपल्स जो है ना मरे थे। कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर भी 50 लोग जो है ना 50 मिलियन पीपल मरे थे चाइनीज, ठीक है। अब अगर मैं माओ जेडोंग की के अलावा आगे उससे आगे चलती हूँ, माओ जेडोंग जो है ना 1976 के अंदर जब वो हेल्थ की इशू की वजह से उनकी वफात हो जाती है तो एक न्यू लीडर आते हैं। माओ जेडोंग जहां पे डिक्टेटर थे, ठीक है, वहीं पर एक कम्युनिस्ट, सोशल कम्युनिस्ट लीडर आते हैं जो है डेंग शाओपिंग, ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। मैं समझती हूं अगर हम एनालाइज करें फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 1980s टिल टुडे, चाहे वो डेंग शाओपिंग हो जाए, चाहे वो शी जिनपिंग हो जाए, इन दोनों की आइडियोलॉजीज मिलती हैं। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी इकोनॉमिकली, इनकी वजह से जो है ना चाइना का राइज हमें देखने को मिला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डेंग शाओपिंग की पॉलिसीज की, तो जो प्राइवेट ओनरशिप माओ ने बैन की थी, इन्होंने जो है ना प्राइवेट ओनरशिप को जो है ना को कहा कि हमने बैन नहीं करना। ऑन द अदर हैंड अगर फार्मर्स की बात की जाए तो फार्मर्स के पास जो है ना अपना लैंड होगा और वो खुद अपने बिहाफ पे जितना भी स्टेट को देना चाहते हैं, गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, वो दे दें, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ कि लोगों का भी इंटरेस्ट इकोनॉमिकली जो है ना बढ़ा। आज हम कहते हैं चाइना के पास चीप लेबर बहुत है, चीप लेबर बहुत है। चीप लेबर कैसे बढ़ा? इनकी जो है ना इनकी जो पॉलिसी थी ये, इसकी वजह से बढ़ा कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा कि हम भी जो है ना इन्वेस्ट करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अब ये देखें कि 1980s में अगर हम एग्रीकल्चर और अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर देखते हैं तो चाइना पर्टिकुलरली उसका जो रेशियो था वो 7.4% तक राइज हुआ, जिसकी वजह से उनका जीडीपी अल्टीमेटली राइज हुआ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ये कहते हैं कि देखें कोई भी कंट्री है ना, वो अगर राइज हुई हुई आज वो डेवलप्ड हुई हुई है, तो उन्होंने हर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, पर्टिकुलरली एजुकेशन के सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। एजुकेशन के सेक्टर के अंदर आज चाइना रिसेंट, मैं आज की बात नहीं करती, चलिए मैं आपको पीछे का डाटा अगर आपको आपके सामने रखूं तो 1980s से लेकर जब डेंग शाओपिंग थे लीडर थे, तब से लेकर 2010 तक चाइना ने अपनी एजुकेशनल सेक्टर के अंदर इतना इन्वेस्ट किया कि उनका जीडीपी एजुकेशनल सेक्टर की वजह से 4.1% तक जो है ना राइज हुआ है।